वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अब हम जो है एंट्रोपी की जो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है जिससे हम अब फेमिलियर हो गए हैं, अब हम जो है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन एंट्रोपी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ़िज़िक्स का, और इस वजह से ये मुख्तलिफ जिसे आप समझ सकते हैं कि वर्जन हैं एंट्रोपी की एक्सप्रेशंस के, और हर एक वर्जन जो है जो इन लोगों ने डीपली स्टडी किया और अप्लाई किया स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स को और थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट फील्ड्स में, तो ये डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस और एक्सप्रेशंस ऑफ एंट्रोपी जो हैं वो सामने आती गई, और वो सब की सब जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो डीप कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करती हैं। तो अब हम भी उन डिफरेंट डेफिनेशंस जो एंट्रोपी की हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन, बुनियादी डेफिनेशन थी एंट्रोपी की, वो हमने डिस्कस की, और वो डेफिनेशन जो एंट्रोपी की है वो जिसे हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी। जो बेसिकली आप चेंजेस इन एंट्रोपी को रिलेट कर रहे हैं एक एक्सचेंज ऑफ हीट एट अ गिवन टेम्परेचर थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दिस इज़ द थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, और इसको कई दफ़ा थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी भी कहा जाता है। आज जो है हम एक और डेफिनेशन एंट्रोपी की स्टडी करेंगे जिसको स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है, और इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और जो एक्सप्रेशन है एंट्रोपी की, जब आप जो इंफॉर्मेशन थ्योरी डेवलप की जा रही थी, तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था, और जो फाउंडिंग फादर था इंफॉर्मेशन थ्योरी का, क्लॉड शैनन, तो उसने भी एक डेफिनेशन एंट्रोपी की जिसको इंफॉर्मेशन एंट्रोपी आप कह सकते हैं, या शैनन एंट्रोपी आमतौर पे उसको कहा जाता है। तो वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक अगर जब क्वांटम मैकेनिक्स में जो है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जा रहा था और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही थी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, जैसे कि एंटेंगलमेंट वगैरह, तो वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आता है जिसको एंटेंगलमेंट एंट्रोपी, या उस मैथमेटिशियन के नाम पे जो बड़ा फेमस है, जॉन वॉन नाइमन एंट्रोपी भी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट किस्में हैं एंट्रोपी की, और सब की सब जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एंट्रोपी का रोल है, जिसका मैंने अभी जिक्र कर रहा था, एंटेंगलमेंट एंट्रोपी या वॉन नाइमन एंट्रोपी, उसको तो हम डिस्कस इस कोर्स में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप की बैकग्राउंड जो है वो क्वांटम फिज़िक्स की उस लेवल पे नहीं आई कि उसको हम डिस्कस कर सकें। अलबत्ता जो बाकी वर्जन्स हैं एंट्रोपी के, एसेंशली 3 जो वर्जन्स हैं एंट्रोपी के, जिनमें ये थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी है, वो हमने डिस्कस कर ली क्लास में, और मज़ीद भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके अलावा आज जो है हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी पे आते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो शैनन एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन ये हम चलेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज़, हमारे सामने क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल basis of entropy। कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो एंट्रोपिक वर्जन क्या है। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर हम बात ये करना चाहें, एंट्रोपी तो हम एसोशिएट कर रहे हैं अप टू अ कांस्टेंट, क्योंकि हम चेंजेस इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने एंट्रोपी की फिक्स कर दिया किसी खास एक वैल्यू पे, तो किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो किसी और इक्विलिब्रियम स्टेट में हम एंट्रोपी की जो वैल्यू मालूम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन द 2 इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो लेट्स से कि हमने कोई इक्विलिब्रियम स्टेट जो है रेफरेंस स्टेट ले ली है, जिसकी एंट्रोपी आपने
ख़ास वैल्यू एंट्रोपी की है और उसके रिलेटिव्स अब बाकी इक्विलिब्रियम स्टेट्स की एंट्रोपी डिटरमिन करना चाहते हैं। तो अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि एंट्रोपी जो है वो किसी ने, क्योंकि स्टेट वेरिएबल है, वो इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक स्टेट में उसकी डेफिनेट वैल्यू है, तो हम स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को अगर का इस्तेमाल करना चाहें तो हम बेसिकली हमारे सामने एम ये है कि ये जो मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी है इसको माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनसे कैसे रिलेट किया जाए, यानी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के दरमियान एंट्रोपी के हवाले से रिलेशनशिप क्या है। तो ये हमें पता है कि अगर सिस्टम किसी भी मैक्रोस्कोपिक स्टेट में है तो उस मैक्रोस्कोपिक स्टेट जो है, जो कि इक्विलिब्रियम मैक्रोस्कोपिक स्टेट है, उसके के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम जो है वो की प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स में होने की। मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स आपकी एक सिंगल मैक्रोस्कोपिक स्टेट है जिसको आप मिसाल के तौर पे एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी भी कह लें। इस किस्म की जो भी कंस्ट्रेंट हैं सिस्टम के ऊपर, वॉल्यूम आपने कोई फिक्स रखी हुई है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसकी फिक्स्ड एनर्जी है, कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में है जिसकी ख़ास एंट्रोपी है, तो वो जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट है वो डिफरेंट जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी टर्म्स में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। मगर आपको ये भी पता है कि एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स भी हैं। तो ये हम मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं और इस मैक्रो स्टेट की कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स भी होंगी, यानी कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स में होने की उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है। इट कैन बी इन डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन मैक्रो स्टेट। तो इसका मतलब ये है अगर हम ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट को हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मिसाल के तौर पे एंट्रोपी, तो द रिलेशन दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश इज बिटवीन द मैक्रो स्टेट एंड द माइक्रो स्टेट्स। तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन जो एंट्रोपी की होगी वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होगी। तो इसकी तरफ हमने ये शुरू में जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे तो इस पॉइंट की तरफ हमने हिंट तो किया था। आज हम इसको थोड़ा फॉर्मली टेकअप करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, आंसर्स का अगर हम देना चाहें, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हमारे पास ये फर्स्ट लॉ इस्टेब्लिश कर रहा है ये रिलेशन। वर्क डन जो है ना हमारे पास ये है, हीट एक्सचेंज जो है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स हीट एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन एंट्रोपी। बेसिकली ये डेफिनेशन हमने इस्तेमाल की है डी क्यू के लिए और वो उसको रिप्लेस कर दिया है जो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी या फॉर्म थी फर्स्ट लॉ की, उसमें हमने रिप्लेस कर दिया है जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था। यानी कि बेसिकली ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ related to the change in entropy of the system and the change in volume if you allow some work to be done। अगर ये वर्क डन जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये वॉल्यूम चेंजेस के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं कि ये वर्क डन इधर लीड्स टू, अगर आप वो गैस और सिलेंडर वाली कॉन्फ़िगरेशन सोचें तो इधर लीड्स टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर अरेंजमेंट सिलेंडर गैस सिस्टम। अच्छा, अगर हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, अगर हम कहते हैं कि जी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई इस किस्म का वर्क डन नहीं हो रहा, PdV जो है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो ये जो चेंजेस इन वॉल्यूम हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर हम ये लिख सकते हैं टेम्परेचर की जो को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, T जो है उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं और साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रेंट ये है कि हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि हम चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी देख रहे हैं। जब हम चेंज इन एंट्रोपी करें तो हम ये देखना चाह रहे हैं, ये बेसिक एक्सप्रेशन हमें ये बता रही है कि जब हम एंट्रोपी को चेंज करें तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बट अंडर द कंस्ट्रेंट दैट द वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। तभी ये वाली टर्म जो है ज़ीरो हो गई है, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस फॉर्म में।
पहली तो चीज़ ये हो गई। तो ये डेफिनेशन जो है आपके पास टेम्परेचर की आ गई है, ये एंट्रोपी की टर्म्स में आपके पास ये टेम्परेचर की डेफिनेशन आ गई है। अच्छा, अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/टेम्परेचर। ये इस फॉर्म में लिखने का एक मकसद है कि हमारे पास 1/द टेम्परेचर या इन्वर्स टेम्परेचर की टर्म्स में हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद थी, और ये इसका इन्वर्स ही लिया है, इन्वर्ट किया वाली इक्वेशन को। और अगर हम याद करें रिकॉल हमारे एक पिछले लेक्चर में, जो हमने शुरू में स्टैटिस्टिकल जो है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया था थर्मोडायनेमिक्स पे, तो आप रिकॉल करेंगे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, हम जहाँ पे हमने माइक्रोस्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया था, डेरिवेटिव ऑफ द लॉग ऑफ द माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू यू। इसको अगर आप याद करें पिछले लेक्चर्स में हम जाकर जब हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि ये वाली फॉर्म थी, और फिर हमने इसको जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट कर दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ हो रही है। अब हम ये जो ऊपर डेरिवेटिव आया हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, उसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस क्वांटिटी हेयर, ठीक है। तो उसको अगर हम रिप्लेस करें तो बड़ी आसानी से हम पहुंच जाते हैं 1/kb। kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, और du कह लें, मगर आमतौर पे इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाता है, बट लेट्स से du, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें, इस वाली एक्सप्रेशन और इस वाली एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई, एस जो आ रहा है इधर, इसको हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर के बी भी इधर शामिल कर लिया जाए तो, क्योंकि के बी जो है कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव से या डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। तो वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, वी कैन आइडेंटिफाई, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम देखें इन दोनों डेफिनेशंस को, तो वी कैन identify S is equal to kb log of omega. Excuse me. This is one of the most famous expressions in all of statistical physics, in all of physics, in all of science in fact. S is equal to kb log omega, or as far as I know, this result was first obtained by Boltzmann, और उसको कई दफ़ा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये एक्सप्रेशन जो है ये बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले हासिल की थी, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि जो वियना के कब्रिस्तान में जहाँ पे ये बोल्ट्जमैन दफन है, उसके कतबे पे, यानी उसके जो ग्रेवस्टोन है उसके ऊपर जो है यही इक्वेशन लिखी हुई है। उस ज़माने में ओमेगा की बजाय ये S इज़ इक्वल टू k log ऑफ W लिखा हुआ है उसके ऊपर। उस ज़माने में नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स को W से ज़ाहिर किया जाता था। एनीवे, तो इतनी इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन है, और बोल्ट्जमैन ने भी रियलाइज़ किया कि दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन कि उसके अगरचे बोल्ट्जमैन ने बहुत इम्पॉर्टेंट काम और भी किए हैं, मगर दिस वाज हिज क्राउनिंग अचीवमेंट। सबसे ज़्यादा जो है उसका इम्पॉर्टेंट और अहम काम ये है। तो ये जो है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट ये है, इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है।
एस जो है वो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम है जो कि किसी ख़ास मैक्रो स्टेट में है, किसी ख़ास मैक्रो स्टेट में जो है सिस्टम है, और ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है, मैक्रो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और वो मैक्रो स्टेट में है, और उस मैक्रो स्टेट में उसकी एंट्रोपी जो है इट इज़ गिवन बाय एस। और अब हम इधर राइट हैंड साइड्स के थ्रू उसको रिलेट कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम से, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो है वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विच आर ओमेगा। दीज आर नंबर को मैं इस तरह लिखा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एसोसिएटेड विद अ गिवन मैक्रो स्टेट, वो मैक्रो स्टेट जिसमें एंट्रोपी जो है वो एस है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर हो रही है। तो ये एक तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इट establishes a relationship between microscopic quantities and macroscopic quantity, and this is a very very important जो है relation. It is true for a system which is isolated, has some fixed energy. तो ये relation हम अगर आप number of microstates आपको पता हो, you substitute that here, multiplied by a constant which is now known as the Boltzmann constant, Boltzmann के नाम पे, तो आपके पास एंट्रोपी आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करें, तो जैसे कि हमने पिछली दफ़ा फ्री एक्सपेंशन या जूल एक्सपेंशन को कंसिडर किया था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, कहाँ पे गया ये, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इनिशियली इस हाफ में है और वो स्प्रेड हो जाते हैं। लेट्स से दैट ये पूरा जो आपके पास कंटेनर है दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है। पहले आपने जो है ये कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि तमाम तर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर एक बैरियर है जिसकी वजह से तमाम तर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्फाइंड हैं इस हाफ में। फिर आप इस पार्टीशनिंग को या बैरियर को लिफ्ट कर देते हैं, यू अलाउ इट टू एक्सपैंड इन द अदर हाफ ऑल्सो, कि अब वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो गई। अब हर मॉलिक्यूल जो है, अगर आप अब जो है ये इनिशियल मैक्रो स्टेट है, ये फाइनल मैक्रो स्टेट है, और अगर आप चेंज मालूम करना चाहते हैं इनिशियल टू फाइनल मैक्रो स्टेट, तो आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल जो है उसके पास अब दो माइक्रो स्टेट्स हो गई। इनिशियली उसके पास सिर्फ इस वॉल्यूम में होने की, हाफ द वॉल्यूम में होने की पॉसिबिलिटी थी ये अवेलेबल था उसको। अब ये वाला वॉल्यूम भी अवेलेबल हो जाएगा जब आप इसको खोल देते हैं। तो हर मॉलिक्यूल के पास जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है वो डबल हो गई। गोइंग फ्रॉम दिस इनिशियल मैक्रो स्टेट टू दिस मैक्रो स्टेट, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट आर अवेलेबल टू ईच मॉलिक्यूल हैज डबल्ड। और क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो total number of microstates would just be the multiple of each one of those molecules. So 2 into 2 into 2 up to number of जो आपके पास multiplicative factors हैं वो NA हो जाएंगे। So let's say we have, हम consider कर रहे हैं free या expansion जिसको हम Joule expansion भी कहते हैं। In this expansion, going from an initial macro state, इनिशियल मैक्रो स्टेट वो है जब आपके हाफ वॉल्यूम में वो कन्फाइंड है। इसको इस तरह कर लें, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट आपने रखी हुई है जिसमें आपने अलाउ किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाफ द वॉल्यूम में हो। फ्रॉम द इनिशियल मैक्रो स्टेट टू द फाइनल मैक्रो स्टेट, और फाइनल मैक्रो स्टेट वो है जिसमें आपने अलाउ कर दिया है कि वो तमाम तर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लें, यानी डबल वॉल्यूम हो जाएगा।
the number of microstates available to each molecule doubles. ठीक है, यानी कि going from initial to final twice of the number of microstates होगी. So if we have 1 mole, if we have 1 mole of a gas, जिसमें मतलब ये है कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ए जो है एवोगाड्रोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये जो हैश से नज़र आ रहा है ना, ये नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लिख भी सकता हूँ नंबर, मगर चलें आपको बता दिया शॉर्ट हैंड के लिए. तो चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Na, क्योंकि ये 2 इंटू 2 हर मॉलिक्यूल के लिए आप ट्वाइस होता चला जाएगा. तो ये जो है टोटल फैक्टर्स जो बनेंगे ये Na फैक्टर्स बनेंगे. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये चेंज इन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये हो गया. तो चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो होगा Kb टाइम्स log of the change in the number of microstates, which in this case is Kb log of 2 to the power Na. ठीक है जी, जिसको आप लिख सकते हैं एज log में की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इसको Na Kb भी लिख सकते हैं, और ये log of 2 हो गया. log जो है इधर ये टू ln जो लिखा हुआ है, दिस इज log टू द बेस e, और NaKb जो है इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये R log 2 आ जाएगा. तो अगर आप याद करें तो हमने थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी से भी यही रिज़ल्ट हासिल किया था फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस. तो ऑब्वियसली जैसे कि होना चाहिए, दिस रिज़ल्ट इज़ कंसिस्टेंट विद दिस रिज़ल्ट. तो हमने उस थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का इस्तेमाल किया था, और अब हम जो है ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं. और हमने देखा, और जैसे कि एक्सपेक्ट भी आप करेंगे कि चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो ये जो है ये रिज़ल्ट जो है चेंज इन एंट्रोपी इन बोथ द केसेस कम्स आउट टू बी द सेम. अच्छा, ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन एंट्रोपी की आ गई है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की टर्म्स में हम एंट्रोपी को डिफ़ाइन कर सकते हैं. अच्छा, अब वो जो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है. देखिए ना, अब ये हमने जो डेफिनेशन एंट्रोपी की हासिल की है, ये है जब आपके पास सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, इट हैज़ सम फिक्स्ड एनर्जी. तो उस केस के अंदर जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी वो विल बी सम फंक्शन ऑफ ई एंड सम अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो भी कंस्ट्रेंट सिस्टम पे है. मगर ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी पे आपके पास ये नंबर माइक्रोस्टेट्स का है, जो कि आप इस बेसिक जो डेफिनेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. उस डेफिनेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, और फिर Kb से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो एंट्रोपी होती है. अब क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन एंट्रोपी की है ये स्ट्रिक्टली ट्रू जो है ये माइक्रोइकोनॉमिकल एंसेम्बल की है, जिसमें सिस्टम जो हैं आर आइसोलेटेड एंड दे आर एट फिक्स्ड एनर्जी. अब अगर आपके पास सिस्टम ऐसा हो जो कि किसी हीट बाथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसकी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है हीट बाथ के साथ सिस्टम, तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स नहीं होगी. ऑब्वियसली हीट बाथ और सिस्टम को शामिल कर लें, इकट्ठा कर लें, और जो जॉइंट सिस्टम है वो तो एक आप उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बाहर किसी और सिस्टम के साथ अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो आइसोलेटेड है. लेकिन अगर आप सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, सिस्टम इज़ नो लॉन्गर आइसोलेटेड बिकॉज इट इज़ इंटरेक्टिंग विद अ बाथ. तो ये जो है ये आप जैसे जानते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, ये एग्जांपल है कैनोनिकल एंसेम्बल की. तो उस केस में ये क्वेश्चन ये है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, वो हीट बाथ से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि
बहुत कॉमन सिचुएशन है जिससे हमें डील करना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये डेफिनेशन जो है इसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी, व्हाट वुड बी द मोर जनरल डेफिनेशन। तो इस सवाल का जवाब जो है एक और बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट फिजिसिस्ट ने, जिसने बुनियादी जो है ये थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम किया, जिसका नाम है गिब्स। तो गिब्स ने जो है ना ये इस डेफिनेशन की तरफ हम आ रहे हैं। ये बोल्ट्जमैन डेफिनेशन कहलाती है जो भी हमने डिस्कस की है। उसके बाद हम जिसकी तरफ आ रहे हैं वो गिब्स डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी या गिब्स एंट्रोपी कहलाती है। तो ये ज़्यादा जनरल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी की। तो हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं फिक्स्ड हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ये जो है ये इन वेरिएबल्स पे मिसाल के तौर पे डिपेंड करेगी। तो अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने, हाउ वुड द अबव डेफिनेशन of entropy change when a system is not isolated but interacts with the heat bath. With a heat bath. तो ये अब हीट बाथ को आप कह सकते हैं एट सम टेम्परेचर T है हीट बाथ, और सिस्टम जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द हीट बाथ। एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि जो हमारे पास ऊपर वाली डेफिनेशन है इसमें हम कैसे इसको तब्दील करें कि उस सिचुएशन में भी हम एंट्रोपी डिटरमिन कर सकें इन टर्म्स ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक्स ऑफ द सिस्टम। तो अब आप समझ रहे हैं कि इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आंसर वाज प्रोवाइडेड बाय गिब्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी इज़ नो लॉन्गर फिक्स्ड, ई इज़ ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम is no longer constant या fixed या constant आप कह रहे हैं, वो फ्लक्चुएट कर सकती है। देयर विल बी सम फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी। फ्लक्चुएशन एनर्जी मीनिंग कि एनर्जी जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं अराउंड द मीन वैल्यू। देयर विल बी, सो हम एक एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ द एनर्जी की बात कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी टू हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी की हम बात कर सकते हैं, मगर द एनर्जी इज़ नो लॉन्गर कांस्टेंट और फिक्स्ड। अच्छा, तो उसको हम इस तरह फिर इमेजिन करेंगे कि बोल्ट्जमैन की एक्सप्रेशन को हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो है आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं। लेट्स से वी हैव ऑल दिस, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम हैं, और लेट्स से दिस ये सारे जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना रफली, ये सारे डिफरेंट आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, एंड यू कैन थिंक ऑफ ऑल दीज अदर सिस्टम्स एज द हीट बाथ। ठीक है, तो ये आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि ये सिस्टम जो है ये बाकी तमाम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और वो बाकी तमाम सिस्टम जो हैं वो हीट बाथ का रोल अदा कर रहे हैं। अब ये सारों को अगर आप ले लें
यानी कि इस सिस्टम को जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और बाकी तमाम को ले लें जो आप जिनको हम हीट बात कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जब इकट्ठा कर लिया जाए तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, जिस पे फिर हम दोबारा से इस डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर खाली इस वाले पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स नहीं है, और हम जो माइक्रोस्टेट्स मालूम करते हैं वो एक ख़ास एनर्जी पे और बाकी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हमें ऑब्वियसली जनरलाइज करना पड़ेगा। तो उसमें हम जो है एक मीन या एवरेज एंट्रोपी की वह बात करते हैं। सो वी कंसिडर एम आइडेंटिकल सिस्टम्स। तो समझ लेंगे टोटल नंबर जो है ना एम आइडेंटिकल एम है, and nj of them are in the jth microsphere. जे से जो है ना हम मुख्तलिफ माइक्रोस्टेट्स को लेबल कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये एम टोटल सिस्टम्स हैं, उनमें से कुछ सिस्टम माइक्रोस्टेट 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, कुछ 4 में। तो ये जो 1 2 3 4 है इसको हम जे से जाहिर कर रहे हैं। तो जे जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है, एंड एन जे जो है वो नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट्स में। मसलन N1 अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं वो N1 हैं जो कि माइक्रोस्टेट 1 में है। तो ये जो कंपोजिट सिस्टम है जिसमें ये एम आइडेंटिकल सिस्टम को हम कंपोजिट सिस्टम अगर कह लें, तो कंपोजिट सिस्टम has the number of possible microstates ओमेगा। अब हम ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एम ऑब्जेक्ट्स, टोटल जो है ना एम ऑब्जेक्ट्स हैं इनटू स्टेट्स विद, जब समझ लें बॉक्सेस विद N1 N2 N3 N4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप इसको लिख सकते हैं N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ। तो टोटल नंबर जो है ना आपका M है, और उसमें N1 जो है वो N1 स्टेट 1 में है, N2 जो है स्टेट 2 में, N3 जो, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपकी ये बन जाती है। ठीक। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप सोच लें कि अगर आप लें इस डेफिनेशन को, तो M को अगर आप 2 ले लें और कहें कि स्टेट 1 में जो है एक पार्टिकल है मिसाल के तौर पर, या एक सिस्टम जो है, अगर 2 आपके सिस्टम्स हैं तो आप समझ लें कि सिस्टम 1 जो है वो स्टेट 1 में है और सिस्टम 2 जो है वो स्टेट 2 में है, 2 स्टेट ही सिर्फ हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल बन जाएगा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपको दो ही कन्फिगरेशंस हो सकती हैं, 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 2 ही दूसरे लफ्ज़ों में पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं। या तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल पहला वाला और दूसरा वाला पार्टिकल जो है वो, यानी ये 2 स्टेट्स हैं, इसको मैं अगर पार्टिकल 1 कह दूं और इस सर्कल को पार्टिकल 2 कह दूं, तो एक ये कन्फिगरेशन हो सकती है, और दूसरी ये हो सकती है कि ये सर्कल इधर हो और ये इधर। तो आपके पास 2 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी की जनरलाइजेशन है। यहाँ पे ये जो हमने इधर लिखा हुआ है ये उसी की जनरलाइजेशन है। यहाँ सिंपल केस जो है अगर आपके पास 2 सिस्टम्स हो तो। अच्छा, ये हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कंपोजिट सिस्टम को तो हमने आइसोलेटेड लिया हुआ है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे तो हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इस सब सिस्टम पे हमारे लिए इशू था, मगर हम इस को के लिए हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो टोटल जिसे हम कहें ना, तो एस टोटल अगर हम कहें, यानी कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी, तो वो हो जाएगी के बी लॉग ऑफ ओमेगा। चलें ये भी लिख देते हैं, ये आ जाएगी। ये है एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो हमारा इंटरेस्ट का है
जिसको मैंने इधर शेड किया हुआ है, और जो बाकी तमाम सिस्टम है जिनको हम हीट बाथ के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, इन सब को मिला के ये जो टोटल सिस्टम बनता है जो कि आइसोलेटेड है, उस पर हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करें, और एंट्रोपी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी लार्ज हैं, हम इन थर्मोडायनामिक लिमिट हम बात करते हैं, ये लार्ज नंबर्स होते हैं, तो लार्ज नंबर्स के लिए हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉग ऑफ सम लार्ज नंबर n फैक्टोरियल इज़ n log ऑफ n माइनस n, यानी फैक्टोरियल से अगर हम जान छुड़ाना चाहते हैं तो, और ये बड़े लार्ज नंबर्स के फैक्टोरियल्स हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि लॉग की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाए। तो हमारे पास तो लॉग वैसे ही आ रहे हैं इस डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी के अंदर, तो ये हम एक रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आमतौर पे स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, स्टर्लिंग्स। और ये आपकी बुक के अपेंडिक्स C3 में इसको डिराइव भी किया हुआ है, और अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेटर वगैरह से ये छोटा सा कोई प्रोग्राम लिख के चेक भी कर सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड काफ़ी लार्ज नंबर्स के लिए ये जो है ये होल्ड करती है। स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन ये कहलाती है। तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि लॉग लेना फैक्टोरियल क्वांटिटी का काफ़ी हेडेक है, मगर आप अप्रॉक्सीमेट इसको कर लेते हैं तो इसको मुझे बेहतर है कि मैं इसको जो है अप्रॉक्सीमेट लिखता हूँ इधर। तो अप्रॉक्सीमेट आप इसको इससे कर सकते हैं। अब आपके पास जो है फैक्टोरियल्स कल ख़त्म हो गए राइट हैंड साइड पे, तो यही चीज़ अगर हम इधर इस्तेमाल करना चाहें एस टोटल के लिए, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं के बी। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि लॉग है और डिनोमिनेटर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ ये सारी क्वांटिटी जो हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस की टर्म्स में, लॉग ऑफ n1 फैक्टोरियल प्लस लॉग ऑफ n2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, n3 अगला वाला होगा लॉग ऑफ n3 फैक्टोरियल एंड सो फोर्थ। क्या किया इधर? कुछ भी ख़ास नहीं किया। इसी एक्सप्रेशन को अभी मैंने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाई, अभी मैंने सिर्फ इसको रीराइट किया है। रीराइट इस तरह किया है कि लॉग ऑफ a ओवर b जो होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। b जो है वो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है उसको मैं b कह रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि लॉग अगर आप ले रहे हैं किसी क्वांटिटी का, जो जहाँ डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो लॉग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द लॉग इज़ द सम ऑफ द लॉग्स, तो यहाँ पे वही सम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस यही काम किया। बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं और आइडेंटिटीज़ हैं लॉग फंक्शन की, उनका इस्तेमाल किया। अब हम क्योंकि इधर देखें अब लॉग ऑफ द फैक्टोरियल्स आ रहा है, अब हम जो है ये स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम इधर लिख सकते हैं इज इक्वल टू के बी m log ऑफ m माइनस m, यहाँ n था इधर m है, वो एक ही बात है, और माइनस, चलें इधर भी हम इस्तेमाल करेंगे मगर इसको पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये log ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं j log ऑफ nj फैक्टोरियल। j जो है वो 1 to द टोटल नंबर आ जाता है। तो इसको इस तरह लिखा ना, तो ये इसको इस तरह लिखने का समेशन की फॉर्म में मतलब इसका ये है कि इसको अगर आप देखें तो ये यही बन रहा है कि j की सम आ रहा है log ऑफ n1 फैक्टोरियल प्लस log ऑफ n2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, जो है इसको आप इस तरीके से
एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन यही जाहिर कर रहा है कि N1 N2 J1 2 3 4 है ना, तो वो यही चीज़ बन जाएगी जो आपके इधर मौजूद है। तो सम ओवर J आ गया, ये J है, सम ओवर J, और इधर हम स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन इधर भी लगाएं, एन जे लॉग ऑफ एन जे आ जाएगा माइनस एन जे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह लिखने का आसानी होगी ना समेशन की फॉर्म में, क्योंकि बेसिक एक्सप्रेशन तो वही है ना, वरना फिर हर एक के लिए ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ती, तो बड़ी जिसे कहते हैं ना अजीब सी जो है ना एक्सप्रेशन बन जाती। तो ये ज़रा कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड और साफ़ सुथरी सी रिज़ल्ट बन रहा है। अच्छा जी, अब अगर आप इसको देखें ना, तो ये जो समेशन ओवर जे है ओवर एन जे, जब आप तमाम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एन जे जो है जाहिर करता है नंबर ऑफ़ सिस्टम्स इन द स्टेट जेथ स्टेट, तो अगर आप तमाम स्टेट्स के ऊपर सम कर दें, जैसे कि सम इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास टोटल जो है जब से सम करेंगे तो m बन जाएगा। तो वो m इस m के साथ आप कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस m है तो वो प्लस m होगा, ये तो वो जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, और सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी। m log of m minus sigma j nj log of nj। ठीक है जी, अच्छा अब हम थोड़ा सा इसको एक कन्वीनियंट फॉर्म में लाने के लिए इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर इस्तेमाल किया। इसको इस जो m है उसको हम सम ओवर j एन जे लिख लेते हैं, तो फिर आपके पास ये फॉर्म इसकी ये बन जाएगी एन जे लॉग ऑफ m माइनस सिग्मा j। अब देखें दोनों टर्म्स में सिग्मा j आ रहा है, उसको फिर हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा। दोनों इस टर्म में भी इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये हुआ ना कि यहाँ पे भी सम ओवर जे एन जे आ रहा है, यहाँ वो सम ओवर जे एन जे आ रहा है, तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया एन जे, और माइनस साइन कॉमन लिया हुआ था तो ये एन यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ। तो अब आपके पास जब आप सिग्मा एन जे कॉमन लेंगे तो ये फिर लॉग ऑफ एन जे माइनस लॉग ऑफ एम बन जाएगा। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज़ लॉग ऑफ ए ओवर बी, तो वो फिर ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम जो है पर्टिकुलर सिस्टम की एंट्रोपी में इंटरेस्टेड हैं। ये टोटल एंट्रोपी है ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। हमने इसका में क्योंकि वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो हमने ये इस्तेमाल किया है, मगर हम जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, हम कंपोजिट या टोटल एंट्रोपी, कंपोजिट सिस्टम की एंट्रोपी जिसको हम एस टोटल कह रहे हैं, वो हमने हासिल नहीं करनी, बल्कि हम तो इंटरेस्टेड हैं एंट्रोपी ऑफ दिस सिस्टम, नॉट ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। तो उसको हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम की एंट्रोपी अगर डिटरमिन करना चाहते हैं तो मीन एंट्रोपी जो है उसको हम ले सकते हैं एज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो मीन एंट्रोपी जिसको हम एस से ज़ाहिर करें, मीन एंट्रोपी इज द entropy of the system, not the composite system but of the system that we are interested in, यानी कि इस सिस्टम की एंट्रोपी, नॉट द कंपोजिट सिस्टम। वो एस टोटल है, तो वो मीन अगर हमने उसको हम एस का नाम देने लगे, दिस इज हाउ वी डिफाइनिंग इट।
माइनस के बी। तो मीन अगर आपने मालूम करना है तो हम इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर जो सिस्टम जो है वो m है, हम क्योंकि m जो है वो j पे डिपेंड नहीं करता, समेशन के अंदर भी ले जा सकते हैं, तो ये एन जे ओवर एम। इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये है कि ये जो क्वांटिटी है एन जे ओवर एम, तो ये बता रही है कि फ्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इन द जेथ स्टेट, यानी टोटल नंबर ऑफ सिस्टम में से एक फ्रैक्शन जो है, कितने नंबर जो हैं वो जेथ स्टेट में जो हैं वो एन जे हैं, उनको अगर टोटल एम से डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इन द जेथ स्टेट है। और इसको हम अगर एम और एन काफ़ी लार्ज हैं तो हम इसको प्रोबेबिलिटी का नाम भी दे सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू बी इन द जेथ स्टेट। और यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है तो ये भी हम प्रोबेबिलिटी है पीछे। तो हमारी जो डेफिनेशन एंट्रोपी की बन गई, जो बेसिकली गिब्स ने सबसे पहले हासिल की थी, वो ये फॉर्म बन जाती है जो कि गिब्स एंट्रोपी कहलाती है। इट इज़ पी जे लॉग ऑफ पी जे। एंड दिस इज़ कॉल्ड गिब्स एंट्रोपी। तो आपने देखा कि अगर सिस्टम जो है, अगर एक हीट बाथ के साथ अटैच्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, उसकी एंट्रोपी आपने डिटरमिन करनी है, तो फिर जो है आपके पास ये डेफिनेशन एंट्रोपी की आ जाती है जो कि गिब्स एंट्रोपी कहलाती है। एंड दिस इज़ मोर जनरल देन बोल्ट्जमैन एंट्रोपी। और यहाँ पे ये चीज़ भी ज़ाहिर कर रही है कि एंट्रोपी जो है इज़ नॉट ओनली a property of the system, but is also a sort of our uncertainty about the system also. It carries that information also, because यहाँ probabilities आ रही हैं ना, जो कि हमारी knowledge of the system के बारे में बता रही हैं, कि हम कह रहे हैं कि it is probable that the system can be in different microstates, PJ, jth microstate, तो उसकी probabilities जो हैं उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो ये एंट्रोपी और एक तरह से अनसर्टेनिटी भी ऑफ द सिस्टम टू बी इन डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स, वो भी इस चीज़ से ज़ाहिर हो रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि क्या ये गिब्स एंट्रोपी जो है ये रिड्यूस हो जाती है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी में? ये एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डज इट रिड्यूस टू द बोल्ट्जमैन एंट्रोपी? वेल, you can check whether it does or not. I leave it for you as an exercise कि ये जो probability function है इसकी क्या फॉर्म होगी कि ये रिड्यूस हो जाए बोल्ट्जमैन की रिलेशन में। बोल्ट्जमैन की रिलेशन ये थी, but you can actually reduce it and we'll discuss that next time. तो आज हमारे सामने जो है ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेटिस्टिकल डेफिनेशंस ऑफ एंट्रोपी आई हैं, एक बोल्ट्जमैन की डेफिनेशन एंट्रोपी की, और उससे ज़्यादा जनरल जो है गिब्स एंट्रोपी हमारे पास आई है। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड गिब्स एंट्रोपी, और आगे चल के फिर हम इनको अप्लाई करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का टाइम तो ख़त्म हो रहा है, मगर अभी हमारे पास एक बड़ी पावरफुल रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि मैंने इधर बॉक्स कर दिए, इधर और यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर इधर से आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही।